बीते कई सालों से भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या कम हुई। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के मुताबिक 2023 में भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या घटकर 67 रह गई। 2022 और 2023 में भारत में 68 यूनिकॉर्न कंपनियां थी। 2025 की बात कर ले तो ये आंकड़ा 67 पर ही अटका हुआ है। ताज़ा अपडेट ये है कि भारत की टॉप यूनिकॉर्न कंपनियों की रेवेन्यू ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2023 में 32% से फाइनेंशियल ईयर 2024 में धीमी होकर 5.5% हो गई। लॉस मेकिंग फर्म्स की बात की जाए तो 20 स्टार्टअप में से 14 ने अभी भी घाटा दर्ज किया है। सर, क्या है पूरा मामला? आसान भाषा में आपसे समझने चाहते हैं हम लोग। नहीं, यूनिकॉर्न्स की जो आप कहानी बता रहे हैं, ये देश में यूनिकॉर्न्स के सामने मौजूद एक संकट की कहानी है दरअसल। और कुछ सेक्टरों के अगर आप यूनिकॉर्न्स को छोड़ दें तो बाकियों के सामने चुनौतियां भी नज़र आती हैं। अब जो इनके रेवेन्यू कमज़ोर हैं या जो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, अच्छे बड़े जो यूनिकॉर्न्स थे जिनका कभी नाम था, आप याद करेंगे बायजूस को 22 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पहुंच गई थी उसकी एक वक्त पे। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1.5-2 साल पहले की बात होगी ज़्यादा से ज़्यादा, जब 22 बिलियन डॉलर की हाई वैल्यूएशन पे ये कंपनी थी और अच्छा खासा नाम था। और आज आप समझिए कि NCLT में मुकदमे हैं, अमेरिका के कोर्ट्स में मुकदमे की जैसे हालात हैं। तो बायजूस सिर्फ बानगी भर है, देश का जो यूनिकॉर्न्स का इकोसिस्टम है दरअसल वो बड़ा मुश्किल हालात में दिखाई दे रहा है। और उसकी एक बड़ी वजह है इन कंपनियों को मिलने वाली फंडिंग में पैदा हुआ एक जो कमी है, किल्लत है वो। और इसी वजह से पिछले कुछ सालों में, जैसा आपने बताया कि 67-68 के लेवल पर टिके हुए नए यानी यूनिकॉर्न बन ही नहीं रहे हैं। नहीं सर, एक समय ऐसा भी था, आज से 4 साल 5 साल पहले की अगर आप तस्वीर देखिएगा, हम लोग रोज़ स्टोरीज भी करते थे। उस समय आदमी हर दिन खबर आती थी कि देखिए आज ये फला जो कंपनी है यूनिकॉर्न बनती हुई नजर आई। लोग जो है छाती पीट पीट कर कहते थे, लेकिन आज कोई कहने वाला नहीं है। यूनिकॉर्न सब तो मुझे लगता है कि अब लुप्त हो गया सर। बिल्कुल वो कहानी पूरी तरह से, मतलब एक अगर हम कहें मोटे तौर पे कि क्या यूनिकॉर्न्स का दौर जो है भारत में क्या वो खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आप याद कीजिए 21-22 का दौर वो यूनिकॉर्न्स का सबसे सुनहरा दौर था, जहाँ पे कि एडटेक बड़े पैमाने पर आ रहे थे। हर दूसरे दिन कोई कंपनी यूनिकॉर्न बन रही थी, दुनिया भर से जम के फंडिंग मिल रही थी। अब वो सारी चीज़ें सिमटती नज़र आ रही हैं। एक बड़ा कंसर्न वैल्यूएशन का है इनका कि आखिर क्या वैल्यूएशन है। दूसरा बड़ा कंसर्न मार्केट्स का है कि मार्केट्स के हालात ख़राब हुए तो कंपनियां या तो मार्केट में आई नहीं, जो लेके आई अपने बहुत सारे देख लीजिए उनके अगर शेयरों की कीमत देखेंगे तो वो अपने जो इश्यू प्राइस था या जो IPO का प्राइस था उससे भी नीचे हैं। 40-40, 50-50% नीचे शेयर ट्रेड कर रहे हैं। तो यूनिकॉर्न्स के या स्टार्टअप्स के जो पूरा का पूरा जो एक ग्रोथ की और जो एक उनका जो बबल था, बेसिकली क्या बबल वो बस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप देखिए कहाँ पे कौन से सेक्टर के यूनिकॉर्न अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये वो सेक्टर के हैं जो कि आपका मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादातर जुड़े हुए हैं। जैसे आप ड्रोन्स के देख लीजिए, टेक्नोलॉजी में है लेकिन ड्रोन्स के मतलब मैन्युफैक्चरिंग। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं प्रवीण सर, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। जैसे क्रेड के रेवेन्यू की हम बात करें तो 251% से साल दर साल आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ इसमें गिरावट है, तगड़ी गिरावट है। 251% से गिरकर 67% पर आ गया है सर। रेजर पे की बात की जाए 54% से इसका जो रेवेन्यू है वो गिरकर 8.4% के आसपास आ गया है। ओला, फार्मीजी, अनअकैडमी, चार्ल्सबीज पिछले साल की तुलना में अगर इनके रेवेन्यूज़ की बात की जाए सर तो गिरावट ही है। और जेप्टो एक ऐसा एक्सेप्शन मुझे लग रहा है सर, जो क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न है, उसने हालांकि अपने रेवेन्यू को डबल किया है, 120% का राइज है। लेकिन मोटा मोटी अगर मैं समझ पा रहा हूं सर तो अब यूनिकॉर्न्स की जो प्रायोरिटी है वो बदलती हुई दिख रही है। क्या है वो बदलाव, वो आप सब समझना चाहेंगे? नहीं, जेप्टो जैसे देखिए, जेप्टो जिस सेक्टर में है और उसको हम लोगों ने आज भी हम डिस्कस कर रहे थे उसको कि मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि भारत का जो क्विक कॉमर्स का सेगमेंट है उसमें जेप्टो है। और दूसरी बात यह है कि जेप्टो अंधाधुंध कैश भी बर्न कर रही है, ये भी हमको याद रखना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स के लिए। तो एक तो क्विक कॉमर्स का सेगमेंट इस वक्त इंडिया के सबसे तेज़ी से ग्रोथ करते हुए सेगमेंट्स में से है, जैसा कभी हमने एडटेक में देखा था।
तो वहाँ पे जेप्टो की ग्रोथ दिखाई दे रही है, ब्लिंकिट की भी ग्रोथ दिखाई दे रही है, इंस्टामार्ट को लेके भी 3 कंपनियों को लेके मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कम से कम 2-3 कंपनियां इस सेक्टर में अच्छे से ग्रोथ कर सकती हैं भारी कंपटीशन होने के बावजूद। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि क्या इनके कारोबार लंबे वक्त तक टिकने लायक हैं। एक मसला ये भी हुआ कि कोई रियल कारोबार नहीं है और आपकी वैल्यूएशन बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पहुंच गई, आपकी 6 बिलियन डॉलर है, किसी की 10 बिलियन डॉलर है और कारोबार आप देखेंगे तो वो जीरो है। तो रियल बिजनेस कुछ है नहीं, आपको इधर से उधर से विदेश से अलग अलग राउंड में आपको फंडिंग मिल रही है, आप उसमें कैश बर्न कर रहे हैं, धंधा क्या है क्या नहीं वो पता नहीं है। ये कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से पूरे के पूरा जो भारत का जो स्टार्टअप्स है या जो यूनिकॉर्न्स का जो पूरा सिस्टम है, माहौल है, उस पर सवाल या निशान पैदा हो गए हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल पैदा हो गए हैं जी। बायजूस जैसा अगर इतना बड़ा स्टार्टअप या यूनिकॉर्न अगर बैठता है और कई तरीके की खामियों के चलते बैठता है तो फिर वो सवाल पैदा हो जाते हैं। नहीं सर, जैसे आपने क्विक कॉमर्स का उदाहरण दिया, उसके बाद आप जेप्टो का भी आप बात कर रहे हैं, उसके बाद आपने बायजूस की बात की, तो एक और केस को भी हम लेना चाहेंगे सर। अनअकैडमी के इसके को फाउंडर गौरव मुंजाल साहब हैं। इनका कहना है कि हम 1400 करोड़ रुपए का कैश बर्न करते हुए दिख रहे थे, उसके बावजूद भी हमारी जो स्थिति है वो ठीक ठाक नहीं चली। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उस कैश बर्न को कम करके 300, उसके बाद देखिए आगे वाले साल में आने के बाद 100 करोड़ के आसपास लाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे समझना चाहूँगा सर कि मान लीजिए एक बिजनेस मॉडल खराब हो सकता है, मान लीजिए बायजूस बैठ सकती है, लेकिन सर बायजूस के ही धंधे में अनअकैडमी भी थी, ये भी यूपीएससी की कोचिंग देते थे, तमाम तरह की जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स थे उसके माध्यम से लोगों को सर्विसेज देने का काम करते थे। ये सभी लोग जो कोविड के समय राइज किए वो बैठते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए स्टार्टअप्स की एक जो परेशानी रही वो एक दूसरे की नकल रही। नकल किस चीज़ की, मैं बताता हूँ आपको। नकल इस चीज़ की कि इनमें से ज़्यादातर ने कभी इस बात की कोशिश नहीं की कि हमको प्रॉफिटेबल होना है। इन सब की कोशिश थी एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन पहले करना है, प्रॉफिटेबल होंगे तब देखा जाएगा। फंडिंग आ रही है, कैश को बर्न करना है, कस्टमर एक्विजिशन पे फोकस है। अब कैश आप बर्न करते करते उस कगार पे आ गए जहाँ पे कि कैश ही नहीं बचा, तो फिर धंधा भी नहीं बचा। यानी आप कब तक, चाहे बहुत सारे जो आपके क्विक कॉमर्स में भी हैं जिनको लेके सवाल है, फ्लिपकार्ट के को लेके जैसे खबर आई कि जो 6 मिनट की या 10 मिनट की जो डिलीवरी है उसमें उसको लंबा चौड़ा कैश बर्न करना पड़ रहा है। कंपनी अब उससे निकलना चाहती है। कंपनी अब एक्सपेंशन उसमें नहीं करना चाहती, बहुत लिमिटेड शहरों में, लिमिटेड इलाकों तक ही अपने डार्क स्टोर्स और पूरा धंधा रखेगी। और आप 6 महीने पहले देख लीजिए, पूरा का पूरा क्विक कॉमर्स को लेके ये था कि यह इस धंधे में जो चूक गया तो वो तो सब कंपनियां फोमो की शिकार थी कि हम तो मिस आउट हो गए इस पूरे बिजनेस में। अब इसको कैसे स्केल अप किया जाए, कैसे इसमें अपनी पैठ बनाई जाए। अब निकल के आ रहा है कि साहब इतना 50% 60% का आप जो डिस्काउंट दे रहे हैं उसके पीछे आपका पूरा का पूरा कैश बर्न आउट है। तो कैश को बर्न करके लॉसेज उठा के आप कब तक किसी बिजनेस को चला सकते हैं, ये सवाल जो बुनियादी सवाल है। कभी जब धंधे खड़े होते थे भारत के जो ट्रेडिशनल बिजनेस हैं, जब वो खड़े हुए तो उनको डे 1 से प्रॉफिट के उस पे खड़े हुए कि प्रॉफिट लोन है नहीं है या बिल्कुल ना के बराबर लोन, और पूरा बिजनेस अपने कैपिटल से चलाया तो उसको प्रॉफिटेबल उसकी पहली शर्त थी। अब स्टार्टअप्स की आखिरी शर्त प्रॉफिटेबल होना है। अब तो खैर समझ में आ गया, लेकिन 21-22 के दौर में देखें तो कभी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी ये सवाल ही नहीं था किसी के सामने। जी जी। और तभी ये जब मसला हुआ कि 2150 रुपये पे पेटीएम का आईपीओ आया, और अब आप उसका प्राइस देख लीजिए। जिन लोगों को आईपीओ में पैसा, जिन लोगों को शेयर मिले पेटीएम के, वो आज तक तड़प रहे हैं कि अब उनका होगा क्या। सर विदेशी फंडिंग जो उन्होंने उनको किया गया था, जो विदेशी फंडर थे वो रोते हुए नजर आए थे। बिल्कुल, आप समझ लीजिए कि सॉफ्ट बैंक, माफ कीजिएगा, सॉफ्ट जापान के सॉफ्ट बैंक को जो झटका पेटीएम में लगा तो उनकी हालत तो मासातोशी योन जो है वो ही जानते होंगे। लेकिन सर इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इसके रिपरकशंस जो हैं वो बहुत गंदे और ऐसा नहीं है कि बिना कैश बर्न करे बिजनेस खड़े नहीं हो सकते। आप सोचिए, अमूल का बिजनेस देखिए, बिल्कुल ठेठ देहाती, बिल्कुल सहकारी लेवल पे शुरू किया गया बिजनेस, और उसका आप स्केल देखिए, उसकी आप क्वालिटी देखिए बिजनेस की, अमूल का।
एक दिन अगर अमूल का दूध नहीं आए तो इलाकों में हलचल मच जाती कि आज दूध नहीं आया, क्या प्रॉफिटेबल नहीं है अमूल। लेकिन तो, सर दूसरा पक्ष ये भी है कि इसके जो रिपरकशंस हैं, जो नए बिजनेस चलाने वाले हैं, कोई आईआईटी का पास आउट है, कोई आईआईएम का है, कोई एमआईटी का पढ़ा हुआ है, कोई जो है हार्वर्ड के बड़े बड़े दिग्गज इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए लोग हैं, नए इकोनॉमिक्स को समझते हैं, और उसके बाद सारा बिजनेस कैश के बर्नआउट पर टिका हुआ है। नहीं सर, आपने इस बात को छेड़ा है तो मेरे पास आंकड़े हैं। 80% यूनिकॉर्न फाउंडर जो हैं वो इंजीनियर हैं। इनमें से 140 जो हैं आईआईटी ग्रेजुएट हैं और 64 जो हैं टियर 1 बी स्कूल से आते हैं। बी स्कूल यानी बिजनेस स्कूल। टियर 1 में मतलब आपके आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बेंगलोर, आईआईएम कोलकाता जैसे हो गए। और 73% लोग की ये पहली कंपनी है उसके बावजूद। और उसके मुकाबले जिनको हम लाला कंपनियां कहते हैं, आप उनका मैनेजमेंट देख लीजिए, डे 1 से प्रॉफिटेबल होकर चलते हैं। तो एक जो ट्रेडिशनल बिजनेस, या लाला कंपनी नहीं भी कहें, हम कहें अंबानी अडानी जैसे बिजनेसमैन को देख लीजिए, स्केल पे बिजनेसेस हैं और सारे प्रॉफिटेबल हैं, कोई कैश बर्नआउट नहीं, किसी तरह का डिस्काउंट नहीं। बहुत अगर आपको बहुत ज़रूरत पड़ी तो उस तरह के, और क्रिटिकल बिजनेसेस में मौजूद हैं जहाँ पे कि हैवी कैपिटल लगा के आपको अर्निंग होती है। तो वो जो श्योर शॉर्ट बिजनेस करने की जो कला है, जो ट्रेडिशनल, वो अलग है और इनका पूरा कॉन्सेप्ट अलग है, और उसमें ही ये पिटते हुए भी दिखाई देते हैं। लेकिन प्रवीण सर, ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स की बात हो रही है तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इसके रिपरकशंस देखिए किराना स्टोर्स पर जो आती है। आप जो ब्रिक एंड मोर्टार की बात करते हैं, उनके जीविकोपार्जन पर कई तरह के सवाल उठ जाते हैं। तो इनकी एक तो खुद ये डूब रहे हैं, कैश बर्न कर करके खुद ही अपनी लुटिया डुबा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है, जो ब्रिक एंड मोर्टार वाले लोग हैं, उनका कैसा चलेगा सर? उसको लेके हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। किराना दुकानों का मसला हो, हम बार बार इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि जो गिग वर्कर्स हैं, जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, उनके आर्थिक हालात कैसे हैं, उनको किन कंडीशंस में काम कराया जा रहा है, ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आप आईआईटी इंजीनियर हैं, आप आईआईएम से पास आउट हैं, और आप किस तरह का क्वालिटी जॉब जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। जिस चीज़ को लेके सोचिए, खुद पिछले साल के आखिर में संभवतः, अगर मुझे ठीक से याद है, तो खुद कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बयान दिया था, जिसको लेके बाद में बहुत सारा उनका क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन क्या उनकी बात गलत थी उस पॉइंट पर? जिसको देखो वो फूड डिलीवरी बिजनेस में घुस गया है। आपने इधर से उधर से सारे के सारे जो आस पड़ोस के रेस्टोरेंट हैं उन सबको लिस्ट कराया, अपने यहाँ राइडर जोड़े और फूड डिलीवरी बिजनेस चालू करो। इसके अलावा दूसरा कोई हाईटेक बिजनेस नहीं, किसी तरह का ऐसा बिजनेस नहीं जिसमें स्किल्ड वर्कफोर्स आप क्रिएट कर पाएँ, अच्छा वर्कफोर्स आप एम्प्लॉय कर पाएँ, जो काम की क्वालिटी है वर्कफोर्स की वो बेहतर हो। नहीं, उन्होंने तो एक कंपैरिजन भी दिखाया था चीन वर्सेस इंडिया की। वहाँ लोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको जो कैमेलिया में जिन लोगों ने घर ले लिया, उन्होंने उसकी बड़ी बुराई की थी।